केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है ना आपने से पहले कहीं देखी होंगी और ना ही कहीं सुनी होंगी। आज खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ, जहां पे एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो लगभग खत्म हो गई है। यूपी में एसआईआर के फॉर्म जमा करने की जो आखिरी तारीख थी वो निकल जाने के बाद इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी की वोटर लिस्ट में करीब 2,89,00,000 वोटर्स का नाम कटना लगभग तय है। दावा किया जा रहा है कि इन वोटरों का रिकॉर्ड पुराने डेटा में नहीं मिला, इसी वजह से इनके नाम काटे गए हैं। अब इन नामों के कटने के मुद्दे के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे बीजेपी का पैतरा बताया है और आरोप लगाए कि बीजेपी ने जानबूझकर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश की है। तो वहीं अब बीजेपी की ओर से समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया गया है, यानी एसआईआर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। एसआईआर ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। तुम्ही लोग डबल वोट बनवाए थे, तुम्ही लोग ट्रिपल वोट बनवाए थे, तुम्ही लोग नाबालिग का वोट बनवाए थे। यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। वही नाम कटे ना जो अनऑथराइज्ड है, जिनके ऊपर वो सरकारें बना रहे हैं। तो अगर ऐसे नाम कट के और अगर ये सब चीजें हट रही हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? यूपी में वोटर पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर की आखिरी तारीख निकल गई। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा वोटर लिस्ट से लगभग 2,90,00,000 वोटरों के नाम कट जाएंगे। तर्क है कि इन वोटरों का डेटा 2003 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खा रहा, इसी वजह से इनके नाम काटे जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके ये दावा किया कि यूपी की आबादी 25 करोड़ है, जिसमें 2,89,00,000 वोटर्स के नाम काटे गए। यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं और इससे में अगर 2,79,00,000 वोटर साफ हो जाएंगे तो बीजेपी को हर विधानसभा में 61,000 कम वोट मिलने का अनुमान है। ऐसे में बीजेपी सरकार बनाना तो दूर, दहाई का अंक भी छू नहीं पाएगी। इसीलिए आपसी लड़ाई अब आरोप प्रत्यारोप और खुलेआम नोटिस के रूप में सामने आ रही है। अखिलेश का एसआईआर विरोध सामने आया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और नसीहत दे दी कि अखिलेश तय कर ले कि क्या सही है और क्या गलत। अखिलेश यादव जी मतभ्रम के शिकार हो गए। आज एसआईआर के आंकड़ों को देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। कल यही अखिलेश यादव आरोप लगाया करते थे कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलके इंडी गठबंधन के वोटरों का नाम काटने वाली है। अखिलेश जी पहले तय कर लीजिए कि एसआईआर ठीक है या गड़बड़ है, और यदि एसआईआर ठीक है तो इंडी गठबंधन अखिलेश यादव राहुल गांधी को देश की जनता के सामने कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। वही नाम कटे ना जो अनऑथराइज्ड है, जिनके ऊपर वो सरकारें बना रहे हैं। तो अगर ऐसे नाम कट के और अगर ये सब चीजें हट रही हैं तो इसमें दिक्कत
क्या है, अगर किसी समाजवादी या किसी के घर वाले का नाम काटा है, किसी रिश्तेदार का नाम काटा है, या जिसे वो जानते हैं और यहाँ रहता है और उसका गलत किसी का नाम काट दिया, तो वो कह सकते हैं। लेकिन सवाल उठाने की बात है तो इन पर कोई और मुद्दा है नहीं, तो ये कुछ भी कहते हैं और कुछ भी सवाल उठाते हैं। अखिलेश एसआईआर से बीजेपी को नुकसान का दावा कर रही हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक इन्होंने सपा के वोट कटने का दावा करके चुनाव आयोग की स्वायत्तता पे सवाल खड़े किए थे। यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग, 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे। एसआईआर पर अखिलेश यादव का रुख अचानक क्यों बदल गया? चुनाव आयोग को पानी पी पी कर कोसने वाले अखिलेश यादव को ऐसा क्या पता चल गया जिसके बाद वो बीजेपी के वोट कटने से सपा की जीत का दावा करने लगे? ऐसा लगता है कि बीजेपी के ठाकुर, ब्राह्मण और विधायकों की बैठकों से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वोटरों का नाम कटने से बीजेपी विधायक परेशान है। तुम्हारे ही कटे हैं, तुम ही लोग डबल वोट बनवाए थे, तुम ही लोग ट्रिपल वोट बनवाए थे, तुम ही लोग नाबालिग का वोट बनवाए थे, और मृतकों के वोट। बहुत अच्छा काम एसआईआर में निर्वाचन आयोग ने किया है। मैं भारत निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत आभार प्रकट। इंडी गठबंधन में उनकी सहयोगी कांग्रेस का दावा उनसे अलग है। कांग्रेस का आरोप है कि अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए लाखों वोटरों के नाम काटे गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार को भी और देश की सरकार, मोदी सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के अगर डुप्लीकेट वोटर हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। विपक्ष सबूतों के साथ चुनाव आयोग में शिकायत करने के बावजूद मीडिया में आरोप लगाता रहा। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव की डबल स्टैंडर्ड से न केवल सपा कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर अब एसआईआर प्रक्रिया सही है तो क्या चुनाव आयोग से अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? अपनी सियासत चमकाने के लिए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के लिए क्या यूपी की जनता उनको 2027 में माफ करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अखिलेश यादव के सुर बदल क्यों गए एसआईआर को लेकर, क्योंकि ये वही अखिलेश यादव है जो पहले एसआईआर के खिलाफ थे और बार बार ये कह रहे थे कि यूपी में एसआईआर के जरिए समाजवादी पार्टी के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और अब अखिलेश यादव की ओर से कुछ और कहा जा रहा है और इसी वजह से बीजेपी के नेता अब अखिलेश यादव पर हमलावर है। देखना यह होगा कि एसआईआर को लेकर छिड़ी ये महाबहस कहां जाके थमती है, क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर जो अंतिम ड्राफ्ट है वो 31 दिसंबर को आएगा। यूपी के बाद अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में एक वक्त था जब 10 सर्कुलर रोड से बिहार का भविष्य तय किया जाता था। इस बंगले में रहते हुए लालू परिवार ने राजनीति के अर्श से फर्श तक का सफर देखा। आज उसी सरकारी आवास को लेकर लालू परिवार सवालों के घेरे में है। सवाल घर के भीतर गुप्त तहखाने को लेकर है। सवाल रात के अंधेरे में लालू परिवार की गैर मौजूदगी में हो रही शिफ्टिंग को लेकर है। सवाल रात में सरकारी गमलों की चोरी को लेकर भी उठ रही है। और इन्हीं सवालों के साथ अब जेडीयू लालू परिवार की घेराबंदी कर रही है, तो वही आरजेडी इसे लालू परिवार का अपमान बता रही है। कुल मिलाकर बिहार में बंगले पर बवाल लगातार जारी है। देखिए कैसे। कभी बिहार की सत्ता पर एक छत्र राज करने वाले लालू परिवार का सरकारी आवास फिर चर्चा में है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व सीएम राबड़ी आवास को लेकर सूबे की सियासत गर्म है। करीब 20 साल से राबड़ी आवास से ही आरजेडी का कंट्रोल चलता था। आवास खाली करने के नोटिस पर आरजेडी पहले से ही आग बबूला थी, तो अब उसे खाली करने में देरी पर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। ठीक 1 महीने पहले नीतीश सरकार की तरफ से नोटिस के बाद भी शिफ्टिंग में देरी पर सत्तारूढ़ जेडीयू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने राबड़ी आवास में कई तहखाने होने का दावा किया। खाली करने में हो रही देरी के पीछे बड़ी मात्रा में कैश, जमीन के दस्तावेज और जेवर होने की संभावना जताई। हमको आशंका इस बात की लग रही है कि उस मकान के अंदर में तहखाना भी हो सकता है। तहखाने में जमीन का डीड भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, रुपया भी हो सकता है, काला धन भी हो सकता है। सरकार 10 नंबर पर पूरी निगरानी रखे।
आरोप तहखाने और कैश तक ही सीमित नहीं है। सामान निकालने के बहाने राबड़ी आवाज से रात के अंधेरे में सरकारी पौधे, गमले भी चोरी किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। जेडीयू ने शिफ्टिंग की कड़ी निगरानी रखने और शिफ्ट हो रहे सामान की चेकआउट लिस्ट बनाने की मांग की है। जो भी सामान वहां से ले जाया जा रहे हैं उसके चेकआउट लिस्ट उसका बने कि कौन कौन सामान यहां से ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है। नहीं तो ये लोग विपक्ष के लोग हैं, ये अनर्गल आरोप भी लगाते हैं, तो इनका कानूनी अल्ट्रासाउंड करने के लिए भी तैयार रहिए। करारी हार और फिर बंगला खाली करवाए जाने से पहले की बौखलाहट आरजेडी में साफ साफ दिखाई दे रही है। आरजेडी ने आरोपों पर कड़ा ऐतराज जताया और इसे लालू परिवार को बदनाम करने की साजिश करार दिया। कुछ लोगों ने ठान लिया है, उसमें संस्थानें भी शामिल है, कि लालू प्रसाद जी को जितना बदनाम करो हमारी राजनीति जो है निखरेगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 सितंबर में तहखाना बना हुआ है, अब डेट निर्धारित कर दीजिए, सरकारी आदेश निकलवाइए और मौजूदगी में तोड़वाइए और आपको लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं निकला तो आपको राजनीतिक जीवन से संन्यास और इस्तीफा भी करना पड़ेगा। और इस बीच तहखाने पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने दावा किया कि जब तक वो वहां रहते थे तब तक ऐसा कोई तहखाना मौजूद नहीं था। ऐसे में अब आरोप लग रहे हैं तो जांच होनी चाहिए। हम थे तो कोई तहखाना तो था नहीं, अब क्या तहखाना है नहीं तहखाना तो जांच कराने का विषय होता है। कभी लालू परिवार के सियासी वर्चस्व का प्रतीक पटना का 10 सर्कुलर रोड आवास करीब 20 साल तक लालू परिवार के पास था, जिसे 25 नवंबर को खाली करने का नोटिस दिया गया। इसे बिहार भवन निर्माण की ओर से दिया गया। इसी में से इन्हें 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला अलॉट किया गया। बिहार में राबड़ी आवास खाली करने को लेकर मचे घमासान के बीच साल 2017 में यूपी में खाली हुए अखिलेश यादव के सरकारी आवास की यादें ताजा हो गई, जिस पर टोटी चोरी को लेकर खूब सियासी बवाल हुआ। ऐसे में देखना यह है कि कहीं बिहार में भी कुछ वैसा ही रिपीट ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के बाद अब बात उत्तराखंड की। हरिद्वार जिले के लक्सर में कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी की मौत के बाद 750 करोड़ रुपए की चोरी की गुत्थी और उलझ गई है। पहले इस चोरी का आरोप गैंगस्टर विनय त्यागी पर लगा था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी बहन ने दावा किया कि विनय त्यागी वो पैसे चुराने नहीं बल्कि ईडी को सौंपने के लिए निकला था। विनय त्यागी की बहन ने दावा किया कि उसके भाई को सोची समझी साजिश के तहत मारा गया ताकि 750 करोड़ की काली कमाई के किंगपिन को बचाया जा सके। देखिए कैसे। हरिद्वार में जिस गैंगस्टर की तूती बोलती थी उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 दिन पहले जिस विपिन त्यागी पर लक्सर में अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थीं, उसने अस्पताल में आखिरी सांस ली, लेकिन पीछे छोड़ गया 750 करोड़ रुपए की ऐसी गुत्थी जो सुलझाए नहीं सुलझ रही। विनय त्यागी को 3 दिन पहले कुछ बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए निशाना बनाया। पुलिस के सामने ही उस पर गोलीबारी हुई और उसे छलनी कर दिया गया। और 3 दिन तक मौत से जूझने के बाद जब विनय त्यागी ने दम तोड़ा तो उसकी बहन ने एक ऐसा दावा किया जिससे सारी कहानी पलट गई। गैंगस्टर विनय त्यागी की बहन ने दावा किया कि 750 करोड़ की जिस चोरी के आरोप में विनय त्यागी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था, वो चोरी उसने की ही नहीं थी, बल्कि वो तो उन पैसों को ईडी को सौंपने जा रहा था। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब कुछ साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर तो उसको पकड़ लेंगे तो वो जब पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया, पैसा वो लेके भाग गया। फिर है ना कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो बचने की कोशिश कर रहा था, तो उसको पकड़ा। विनय त्यागी की बहन के इस दावे के बाद इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री हुई। एक ठेकेदार जो मेरठ गाजियाबाद NHAI का काम देखता है।
विनय की बहन के मुताबिक 750 करोड़ रुपए की कीमत का सोना और कैश मेरठ गाजियाबाद NHAI के एक ठेकेदार का था। उसके साथ विनय की पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए विनय ने वो कार चुरा ली थी जिसमें उस ठेकेदार का कैश और सोना था। विनय त्यागी की बहन के मुताबिक विनय उस कार को ईडी को सौंपना चाहता था, लेकिन पहले तो पुलिस ने चोरी के आरोप में गैंगस्टर विनय त्यागी को गिरफ्तार किया और फिर कोर्ट ले जाते वक्त उसे गोलियों से छलनी करवा दिया। ये सब जो करा गया है, जो भी खतरा बता रहे हैं, ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। बिल्कुल 750 करोड़ रुपए का मामला है ये, जो ईडी के छापे की वजह से था। ईडी के छापे से बचने के लिए उसके घर पे भी छापा पड़ा है। उसने ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी उसने, डॉक्टर प्रमोद ने, और उन दोनों ने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको ईडी को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुन्नस चल रही थी आपस में उनकी। गैंगस्टर विनय त्यागी को 3 दिन पहले जब हरिद्वार पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी, तब लक्सर के पास उस पर गोलीबारी हुई थी। कुछ बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इसी गोलीबारी में विनय त्यागी बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसे आनन फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर हालात बिगड़ने पर ऋषिकेश के एम्स में रेफर कर दिया गया था। वहां 3 दिन तक चले इलाज के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपियों को पकड़ लिया था, लेकिन विनय त्यागी की मौत के बाद इस पर सियासी खींचतान भी तेज हो गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस घटना पर निशाना साधा। दूसरी तरफ उसकी मौत के बाद उसकी बहन ने आरोप लगाया कि विनय करोड़ों के इस काले कारोबार की परतें खोलने वाला था। इसी वजह से उसे बड़ी सफाई से रास्ते से हटा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मुल्ला मुनीर के आतंकिस्तान की। पाकिस्तान में आतंकी कमांडरों की तकरीरें तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको सुनाएंगे पहलगाम में हिंदुओं का कत्ल करवाने वाला सैफुल्ला कसूरी कैसे पाकिस्तान की सेना और सरकार का शुक्रिया अदा कर रहा है। उसने दावा किया कि पाकिस्तान में उसके आतंकी कमांडरों को ऐसी इज्जत दी जा रही है जैसे वो किसी सरकारी अधिकारी या चुने हुए नेता हो। यानी कि खुद सैफुल्ला ये बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान में आतंकियों का स्वागत सत्कार होता है। देखिए आप। ये एक बड़े मुबारक कदम है और हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में कि जहां जहां हमारे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, माशाअल्लाह हमारे वो भाई जो सदर बने हैं, सीनियर नायब सदर बने हैं, इंतजामिया ने भी और इदारों ने भी उनको वो हैसियत देना शुरू कर दी है, उनकी उस तरह बात सुनी जा रही है। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ भारत है जहां सेना को सम्मान दिया जाता है और दूसरी ओर पाकिस्तान है जहां आतंकियों को वो ताकत और सम्मान दिया जाता है जो फौज के अधिकारियों या नेताओं को मिलता है। खैर, इसमें कुछ गलत भी नहीं, क्योंकि यही तो पाकिस्तान की पहचान है। इस्लाम के नाम पर 2 नेशन थ्योरी थोपकर पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना की सोच का नतीजा है और मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ की जोड़ी की असलियत है। पाकिस्तान में आतंकियों का राजनीतिक रसूख कितना है वो तो आप सैफुल्ला कसूरी की जुबानी ही सुनिए। हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में कि जहां जहां हमारे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, माशाअल्लाह हमारे वो भाई जो सदर बने हैं, सीनियर नायब सदर बने हैं, इंतजामिया ने भी और इदारों ने भी उनको वो हैसियत देना शुरू कर दी है, उनकी उस तरह बात सुनी जा रही है जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सुनी जाती है। लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी पाकिस्तान की सेना के इस रवैये से गदगद है। वो पाकिस्तान की आतंक प्रेमी सरकार का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर के ऑर्डर है कि लश्कर और जैश के कमांडर उनके सच्चे सिपाही हैं। उनका सम्मान करना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान में इस समय रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है, बल्कि रूल ऑफ टेरर चल रहा है और वो रूल ऑफ टेरर के लेजिटिमेट फॉर्म आसिम मुनीर है
और इलेजिटिमेट या नॉन स्टेट एक्टर की तरह वो सारे कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं या आतंकवादी हैं जो भारत में उनको आतंकवाद के लिए भेजा जाता है और पाकिस्तान की सेना और सरकार उनको संपोषित करती है। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया भर में जाकर आतंकियों से परेशान होने का ढोंग रचता है। कभी ट्रंप के कंधे पर सिर रखकर आंसू बहाता है तो कभी मुस्लिम देशों के सामने छाती पीटता है कि आतंक की आग उसके मुल्क को झुलसा रही है। लेकिन उसी पाकिस्तान की असलियत क्या है, ये ट्रंप को भी देख लेनी चाहिए और मुस्लिम देशों को भी तसल्ली से सुन लेना चाहिए। दुनिया भर में घोषित आतंकी सैफुल्लाह कसूरी खुलेआम ये कह रहा है कि मुनीर ब्रिगेड और शहबाज की कठपुतली सरकार आतंकियों की खैर मकदम में कोई कसर नहीं छोड़ रही। देखिए वहाँ सैफुल्लाह कसूरी और तलहा सईद जैसे आतंकियों को कैसे इज्जत परोसी जाती है। वहाँ पंजाब प्रांत की असेंबली के स्पीकर और आतंकी मंच साझा करते हैं। इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। बात साफ है, पाकिस्तान आतंक का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। वो टीटीपी को तो आतंकी मानता है, उसके हमलों से बच्चों के कत्ल की दुहाई देता है, लेकिन लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों की बारी आने पर वो चुप हो जाता है। मुल्ला मुनीर और शहबाज की जोड़ी दुनिया के कई देशों के आगे झोली फैलाती है, चंदा जुटाती है ताकि आवाम की थाली में बिरयानी आ सके, लेकिन भीख में मिली रकम का पहला हिस्सा वो बिरयानी की जगह बारूद में लगा देती है। उसका चढ़ावा सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकियों को चढ़ाया जाता है। तभी तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज की सरपरस्ती में उन्हें सम्मान मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकियों का इस्तकबाल किया जा रहा है वो दुनिया के सामने आया हो। इससे पहले भी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी आतंकियों के जनाजे पर पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे हुए थे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान वैसे भी बदनाम है। या एक तरीके से पूरी दुनिया जानती कि पाकिस्तान की असल हकीकत क्या है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से यहाँ पर आतंकवाद को लेकर आतंकियों का जो सुरक्षा कवच बनाकर बैठे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बीपी क्यों बढ़ा हुआ है। आसिम मुनीर एक महिला से घबरा गया है। उसकी चिंता यह है कि कहीं उसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ से राष्ट्रपति बने जनरल जिया उल हक की तरह मार ना दिया जाए। इस बात से घबराए मुनीर के करीबियों ने ब्रिटेन की सरकार से मदद मांग ली है। लेकिन पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको डिटेल में रिपोर्ट के जरिए। उसको जहाज में उड़ाया था इसे उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। एक कहावत है, अपने घर में चूहा भी शेर होता है, और ये कहावत आसिम मुनीर पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि वो अपने देश अपनी जिहादी फौज के सामने तो बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता है। हर जंग में मुंह की खाने के बावजूद उसकी वर्दी पर मेडल ऐसे टंगे रहते हैं जैसे वो कहीं का सिकंदर हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रिटेन के ब्रेडफोर्ड में एक औरत की चेतावनी से भी मुनीर की नींद उड़ जाती है। के लिए आई हूँ जो गैर इंसानी सलूक पाकिस्तान में अवाम के साथ हो रहा है, औरतों के साथ हो रहा है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, ये दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलता। और जिस तरीके से किया जा रहा है, शर्म आती है बताते हुए कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। जिया जैसी मौत, इस बात ने मुनीर को खौफ से भर दिया। उसकी रातों की नींद हराम हो गई, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक की तरह ही एक छत्र राज करना चाहता है। जिया उल हक ने 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिराई थी और पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बन गया था। मुनीर ने भी एक तरह से शहबाज सरकार कठपुतली ही बना दिया है। जिया उल हक ने जेल में बंद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिलवा दी थी और मुनीर भी इमरान की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इसलिए लोग मानते हैं कि मुनीर जिया को अपना रोल मॉडल मानता है। वो उसी के तरीके से पूरे के पूरे पाकिस्तान पर कंट्रोल चाहता है, लेकिन उसकी जैसी मौत शायद ही चाहता होगा।
जिया उल हक 1988 तक पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में जकड़ चुका था, लेकिन 17 अगस्त 1988 को पाकिस्तान के बहावलपुर के दौरे पर जिया उल हक के साथ एक हादसा हो गया था। पाकिस्तानी जनरल जिया जिस प्लेन में था वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा था और उसमें विस्फोट हो गया था। कहा जाता है कि जिया को तोहफे में एक आम की पेटी दी गई थी जिसमें विस्फोटक था। दावा किया जाता है कि उड़ते प्लेन में एक नशीली गैस का रिसाव हुआ था जिससे प्लेन के पायलट बेहोश हो गए थे। इसके बाद जिया का प्लेन क्रैश हो गया था और आम की पेटी में रखे विस्फोटकों ने जिया का खेल खत्म कर दिया था और इसी वजह से आसिम मुनीर की हालत टाइट है। ब्रिटेन में विरोध की एक चिंगारी आसिम मुनीर को अंदर तक सुलगा रही है, उसका कलेजा जला रही है, जो कि प्रदर्शनकारियों के हाथों में उसके सबसे बड़े दुश्मन इमरान खान के पोस्टर हैं। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। ब्रिटेन में बढ़ते विरोध को देखते हुए मुनीर के चमचों ने फौरन ब्रिटेन के कान में यह शिगुफा छोड़ दिया कि ब्रिटेन में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। मुनीर एंड कंपनी की कोशिश है कि ब्रिटेन में उन आवाजों को दबाया जा सके जो उसके खिलाफ उठ रही है। इसी वजह से वो इमरान के समर्थकों को उपद्रवी बताने पर तुल गया, लेकिन ब्रिटेन को भी ये अच्छी तरह से दिख रहा है कि मुनीर ने लाशों से पाट कर जो सिंहासन खड़ा किया है उसकी नींव अब डोल रही है। बिरयानी के पैसे से बारूद खरीदने वाला पैतरा अब सबके सामने एक्सपोज हो चुका है और इमरान की लोकप्रियता अब पाकिस्तान की आवाम के बीच मुनीर के खौफ से ज्यादा हावी हो चली है। यानी आज नहीं तो कल मुनीर का पैकअप तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले आसिम मुनीर के चेहरे पर पसीने आ रहे हैं, चिंता में रातें कट रही हैं। हालात ये बन गए हैं कि मदद मांगी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, एक तरफ पीटीआई समर्थक हैं जो कि मानने से इनकार कर चुके हैं, तो वही दूसरी ओर मुनीर को खतरा इस बात का भी सता रहा है कि कभी भी उसकी मौत हो सकती है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं यूपी की। अदब के शहर में बेअदबी के कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पहले पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद गमलों की चोरी ने उत्तर प्रदेश की लखनऊ को हर जगह शर्मसार किया। इसके बाद शिया समुदाय के करबला से चोरी हुए घोड़े का मामला अब यहां पर तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों लखनऊ में एक के बाद एक चोरी की बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हम लोग के घर के बच्चे भी उसी को ढूंढ रहे हैं। जहाँ कहीं जाते हैं देखते हैं कि इधर जुलझुना तो नहीं दिख रहा, मेरी करबला का जुलझुना मेरे करबला में आ जाए। नवाबों के शहर लखनऊ में प्रेरणा स्थल के बाहर खूबसूरत गमलों की चोरी के 72 घंटे भी नहीं बीते कि धार्मिक आस्था से जुड़े एक बेशकीमती घोड़े की चोरी ने सबको हिलाकर रख दिया। मामला तालकटोरा इलाके के खुदा बख्श करबला परिसर का है, जहां शिया समुदाय की धार्मिक आस्था से जुड़ा एक सफेद घोड़ा चोरी हो गया। ईरानी नस्ल के जुलजनाह घोड़ा की जिसकी बहुत संजीदगी से देखरेख की जा रही थी, इसके बावजूद उसे अस्तबल से चुरा लिया गया। घटना का पता चलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो एक शख्स जुलजनाह घोड़े को अस्तबल से ले जाते हुए दिखाई दिया। इस बीच पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश तेज कर दी है। वहीं जुलजनाह घोड़े की चोरी से शिया समुदाय के लोग गमजदा हैं, जिसकी सलामती की दुआएं हो रही हैं। महिला, बच्चे और पुरुष सभी जुलजनाह की सकुशल वापसी की दुआ कर रहे हैं। मेरे करबला में आ जाए। बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग, न खाना बन रहा न कुछ, सिर्फ हम लोग उसको ढूंढने में ही लगे हैं। हम लोग के घर के बच्चे भी उसी को ढूंढ रहे हैं। जहाँ कहीं जाते हैं देखते हैं कि इधर जुलझुना तो नहीं दिख रहा, कहीं दिख जाए तो हम लोग बता दे जाते। इस बीच पूर्व मुतावली सैयद फैजी ने बेशकीमती घोड़ा ढूंढने या सही जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए का नगद इनाम देने का ऐलान किया है। बहुत गमज़दा माहौल बना हुआ है लोगों को कि हर आदमी पूछ रहा है कि कैसे गया। यहाँ पे हम लोगों को जब 8 बजे पता चला कि ये जुलझुना यहाँ नहीं है, तो हम लोगों ने सीसी कैमरा जाके देखा तो फुटेज में 4:52 पे कोई एक आदमी ले जाते हुए दिखा। हमने उस पर डाला है फेसबुक पे अपने अकाउंट से कि 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा जो जुलझुना को लेके आएगा।
आपको बता दें कि ईरानी नस्ल का सफेद बेशकीमती जुलजनाह घोड़ा शिया समुदाय के लिए बेहद पवित्र माना जाता है, जिसे मुहर्रम के जुलूसों में हजरत इमाम हुसैन की सवारी के प्रतीक के रूप में भी शामिल किया जाता है। नजाकत और नफासत का शहर इन दिनों चोरी की घटनाओं से शर्मसार है, जो कि हरकत में बरकत की पहचान वाले लखनऊ में नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे में हर किसी की नजरें पुलिस प्रशासन पर टिकी हैं, जिनसे जल्द से जल्द दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मंडवा जिले में बड़ा सहकारी बैंक के आसपास अगर बात की जाए तो एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यहाँ पे सहकारी बैंक घोटाले का खुलासा हुआ है, जहाँ पे अस्वीकृत शब्द से सिर्फ एक अक्षर हटाकर उसे स्वीकृत बना दिया गया और देखते ही देखते 38 लाख का मामला 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी में तब्दील हो गया। कैसे इस धोखे को अंजाम दिया गया, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। अजब एमपी का गजब घोटाला और हटाया बड़ा कारनामा किया। कागजों में खेल ईओडब्ल्यू के आगे फेल। कहते हैं कि शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है और कई बार एक छोटा सा बदलाव पूरे मतलब को पलट देता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां सहकारी बैंक घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। अस्वीकृत शब्द से सिर्फ एक अक्षर हटाकर उसे स्वीकृत बना दिया गया और देखते ही देखते 38 लाख का मामला 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी में तब्दील हो गया। दरअसल 8 नवंबर 2011 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ऋण उप समिति की बैठक में तय हुआ कि 38 लाख का ऋण अस्वीकृत किया जाएगा। तत्कालीन महाप्रबंधक नरेंद्र कोरी ने दस्तावेजों में अ हटा दिया, इस राशि को बढ़ाकर 65 लाख कर दिया। 12 नवंबर को महाप्रबंधक के हस्ताक्षर से ऋण मंजूर हो गया। ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने नियमों को दरकिनार कर रकम जारी की और आपस में बांट ली। वर्तमान प्रबंधक शशि चौधरी ने गैर सदस्यों से 26,68,000 रुपए अवैध रूप से वसूले। बता दें कि इस सनसनीखेज मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन महाप्रबंधक समेत 4 अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। इस केस में शासकीय पदों के गलत इस्तेमाल, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के लिए बैंक को 65 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। मैं कुछ लिमिट बढ़ा के और वैसे कुछ उनके जो सदस्यगण रहते हैं उनको दिए गए थे, जो बाद में रिकवरी नहीं हो पाई और उस लिमिट को बार बार बढ़ाया गया, जबकि नहीं बढ़ाना चाहिए था। जांच यहाँ से हुई थी और ईओडब्ल्यू को पत्र लिखा गया था, जिसके आधार पर उन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। बहरहाल मंडला का ये घोटाला दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक अक्षर बदलने से लाखों की धोखाधड़ी हो सकती है, कैसे एक शब्द से अधिकारी खेल कर जाते हैं। देखने वाली बात होगी कि दोषी अधिकारियों पर क्या एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर यूपी में बुर्के और हिजाब को लेकर बयानबाजी का दौर चल रहा है, जहां पे उत्तर प्रदेश में बुर्का और हिजाब को लेकर विवाद के बाद अब मुस्लिमों का डांस भी विवादों में आ गया है। देवबंद के एक मौलाना को शादी निकाह में डांस करने वाली लड़कियों से परेशानी होने लगी है। मौलाना ने नियम कायदे गिनवा दिए हैं और साफ कह दिया है कि मुस्लिम लड़की ने डीजे पर डांस किया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट में। पुरानी कुरीतियों को तोड़कर और छोड़कर भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है। भारत की बेटियां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड कर रही हैं, लेकिन भारत के कुछ मौलानाओं के दिमाग की कोशिकाओं में आज भी कुरीतियों वाले कीटाणु पल रहे हैं। इनसे मिलिए, ये जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा है। मौलाना कारी सामाजिक सद्भाव और इस्लामी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान मौलाना कारी इसहाक को समाज सुधारक मानते हैं, लेकिन समाज सुधार के नाम पर मौलाना कारी क्या मुस्लिम महिलाओं को पाबंदी की बेड़ियों में जकड़ कर रखना चाहते हैं? सबसे पहले मौलाना कारी का ये बयान सुनिए, इसके बाद बाकी बात करेंगे। किसी मुस्लिम शादी को जाते हुए देखते हैं, यानी किसी बारात को जाते हुए देखते हैं और उसमें तरह तरह के खुराफात, नाच गाने, ढोल बाजा और लड़कियां बेपर्दा होकर जाती हैं, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या हमने क्या किया है। बाज लोगों से जब हमने पूछा ये सब क्या है, तो वो लोग कहते हैं कि ये आज का स्टेटस है। ये कैसा स्टेटस है? भारत आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मौलाना नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाएं इस दौड़ का हिस्सा हो। मौलाना कारी इसहाक को निकाह जैसे कार्यक्रम में मुस्लिम लड़कियों का डांस करना तालीम की कमी लगता है। इस अजीम सुन्नत को अगर हम अदा करने जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, नौज़बिल्लाह। याद रखिए, अगर आप इसे अपना स्टेटस समझते हैं नाच गाने को, तो इसका मतलब आप तालीम याफ्ता नहीं हैं। और उसके बाद भी अगर आप खुद को तालीम याफ्ता समझते हैं, तो इसका मतलब यह है कि तालीम आपके सर के ऊपर से होकर चली गई। कारी इसहाक गोरा वैसे तो अपने भाषणों में इंसानियत और वतन से मोहब्बत को इस्लाम का अहम हिस्सा बताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसी मुस्लिम महिला के डांस पर आपत्ति जताना क्या सही है? और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।